प्रस्तुतकर्ता एलिगेंस स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। Co-presenting पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। तो इस वक्त जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अरवल में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। सुबह से मतदाता कतार में लगे हुए हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिले के ब्रांड एम्बेसडर ने भी मतदान किया है और मगही लोकगीत के जरिए वोटिंग की अपील की है। भोटवा के दिन आइल, भोटवा के दिन आइल, करिया मतदानवा हो बूथ पर जइहना। पहले करिया मतदानवा हो बूथ पर जइहना। भोटवा के दिन आज, भोटवा के दिन आज, करिया मतदानवा हो बूथ पर जइहना। पहले करिया मतदानवा हो बूथ पर जइहना, तब करिया जलपनवा हो बूथ पर जइहना। लोभ में न फंसिया, पैसा पहन बिकिहा। लोभ में न फंसिया, पैसा पहन बिकिहा। ईमानदारी उम्मीदवार चुन के, ईमानदारी उम्मीदवार चुन के, देश के बनैया हो वोट। सबसे अहम मुद्दा है छात्रों नौजवानों के बेरोजगारी का मुद्दा है। माननीय जो अभी वर्तमान सरकार है, सब सेवा बंद कर दिया। सरकारी नौकरी, मानिए उनके दिमाग में है कि सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए युवाओं को। देख रहे हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म सब निजीकरण की ओर ही बढ़ रहे हैं। आरक्षण के भी मुद्दा है, ये आरक्षण भी समाप्त करना चाह रहे हैं। 18 साल पहले। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट दोगे? विकास के मुद्दे पर। क्या किस तरह के विकास है? भारत के अर्थव्यवस्था, शिक्षा के माध्यम से हम मतदाताओं को अपील करते हैं और कर भी रहे हैं। आज भी सभी को समझा रहे हैं संगीत के माध्यम से कि अपना बूथ पर जाइए और पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। संगीत के माध्यम से भी हम जो है से मोबाइल के माध्यम से जो छुट्टी लेके आने के लिए जो है जितना नौकरी है उन लोग को भी कह रहे हैं। और वहीं बक्सर लोकसभा सीट पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से 14 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान करने को लेकर कतारबद्ध जो है वोटर लाइन में लग गए हैं। वहीं मतदान को सुचारू रूप से संचालित कराने को लेकर सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। महिला और पुरुष दोनों मतदान कर्मी अपने पाली का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आए मतदान करें, क्योंकि धूप को बचने को लेकर मतदाता सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं कि ताकि पहले मतदान कर ले और धूप से बचा जा सके। आप मतदान कर रही हैं चाची? अरे जो अच्छा काम करेगा बाबू उन्हीं को मतदान करते हैं। हाँ, सब कुछ से हम लोग को शरीर में आराम मिलता है, सुखी शांति मिलता है। रोजगार मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, फिर से महंगाई, यही सब मुद्दा रहेगा। आपका क्या मुद्दा है? रोटी कपड़ा और मकान सस्ते में मिल जाए। हाँ। मेरा उसी पर है। आप भी मतदान कर, भारत का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो, यही हम लोग का राष्ट्र मजबूत हो, हमारा भारत विकास हो, विकसित राष्ट्र बने। आपका मुद्दा क्या है? बस जो बढ़िया काम करे, अच्छा है, हमको खुशी है। जो काम कर रहे हैं उसी के लिए हमको बहुत अच्छा। मतदान कर रहे हैं
वही महंगाई वगैरह पे हो रहा है, रोजगार पे। और कैसी सरकार चुनेंगे? मजबूत सरकार रहेगी इस बार। पहली बार वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, हर चीज है, एक दूसरे में लड़ गए हैं। अच्छा, पहली बार आप मतदान करने आए हैं, कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा फीलिंग हो रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर जी। मुद्दा यही है कि हमारे देश का विकास हो और हमारे देश में जो भी कठिनाई उसको सुधारा जाए। ये हमारी बेटी यही भी फर्स्ट टाइम इसी थ्रोट से आई है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, क्या मुद्दा रहेगा? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब। पहली टाइम वोट करने आए, कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अधिकांश जो मतदाता है इस बार विकास के मुद्दे को बनाकर मतदान कर रहे हैं, ताकि हमारे जो सरकार जो चुने वो सुदृढ़ सरकार हो और देश का विकास करे। अजय राय, जी मीडिया, बक्सर। और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और युवा मतदाता काफी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच भी रहे हैं। इस टाइम वोटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और पहले मैंने वोट नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते नहीं थे ज़्यादा। बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम। अभी देखेंगे, जाएंगे अंदर तो देखूंगी कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। वोट देने के लिए आए हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे से हम आके बैठे हुए थे बाहर। अच्छा, तो क्या सोच के वोट कीजिएगा? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए। हाँ। आरा लोकसभा सीट के लिए भी भारी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। यहां से एनडीए के आरके सिंह और इंडी गठबंधन समर्थित सीपीआई एमएल उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के बीच मुख्य मुकाबला है। मतदान को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, जिसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल है। बूथों पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष यहां पर ख्याल रखा गया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से हर बूथ पर कैमरे से भी यहां पर नजर रखी जा रही है। आरा लोकसभा सीट के लिए बता दें कुल 2249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के आज अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। लोग मतदान करने के लिए कतारबद्ध हो गए हैं। मतदान हर जगह शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ मतदाता हमारे सामने खड़े हैं और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि मतदान की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और लोग यहाँ अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मतों का प्रयोग करते हुए आज हम ये बात करेंगे मतदाताओं से कि आखिर ये जो मतदान कर रहे हैं उनका मुद्दा क्या होगा। और जहां तक ये सुना जा रहा है कि यहां से केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह जो हैं तीसरी बार अपनी आजमाइश कर रहे हैं और अपना भाग आजमा रहे हैं। मैं कुछ मतदाताओं से बात करूंगा कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। सर, क्या मुद्दा होगा? विकास हम लोग को विकास चाहिए, जिले का और स्थानीय लोगों का। क्या मुद्दा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ विकास, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र एकता। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ जो विकास पुरुष आरकेसी हैं और आदरणीय मोदी जी के लिए वोट देने आए हैं। राष्ट्रीय विकास हमारा प्रथम मुद्दा है और इसके साथ साथ महिलाओं का भी विकास हो, जिसपे चारों तरफ से नज़र रखी जा रही है, वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि घर में पहले नल की व्यवस्था नहीं थी, अगर नल होता था उसमें जल नहीं होता था, लेकिन अब नल और जल दोनों। वोट देने का मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि आरा और बेहतर शहर बने, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि आरा अभी बाकी शहरों से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो हम चाहते हैं वो उनकी बराबरी में आए ताकि यहाँ लोग रहने की इच्छा करें, क्योंकि बहुत लोग नहीं रहना चाह रहे हैं क्योंकि ये छोटी जगह है। निश्चित तौर पे मतदाता जो हैं विकास के मुद्दे की ओर अग्रसर हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास ही हमारा मुद्दा है। ऐसे में मतदान चालू है। अब देखना ये अहम होगा कि विकास का मुद्दा भारी पड़ता है या फिर दूसरे गठबंधन के लोग इस पे भारी पड़ते हैं। कैमरामैन चंदन के साथ मनीष कुमार सिंह, जी मीडिया, आरा।
तो तमाम तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं और लगातार बार बार जी बिहार झारखंड भी आपसे ये अपील करता है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। इस बीच हमारे साथ तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से लेकर के नोएडा तक हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। इस बीच एमके सिंह जी का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। एमके सिंह जी, आरा और जहानाबाद ये दो सीटों को किस तरह से आप देखते हैं, कितना दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला आप देख पा रहे हैं? ईश्वरा जी, जो जहानाबाद की सीट है वहाँ ये सीधी सीधी लड़ाई नहीं है एनडीए और इंडिया के बीच में। वहाँ एक तीसरा एक त्रिकोण बना है। बीएसपी से अरुण कुमार जो पूर्व में सांसद रहे हुए हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी कमतर आंकने की अभी हम लोग प्रारंभिक चरण में हम लोग उनको कम नहीं आंक सकते हैं। तो जहानाबाद में जो हम लोग देख रहे हैं कि चंदेश्वर जी जो है जो वर्तमान हैं हमारे सांसद हैं, तो वो पूरी अपनी निष्ठा से पूरी ताकत से वहाँ काम कर रहे थे और वो अच्छे परिणाम की आशा भी रखते हैं। लेकिन जो हम लोग इस बार इस चुनाव में एक नया चीज़ देख रहे हैं कि जो 2019 से अलग था कि CPI-ML माले जिसको हम कहते हैं, माले के कई जगह पे उन्होंने मतलब इस बार 8 सीटों पे 3 सीटें माले चुनाव लड़ रही है। तो माले का इस लोकसभा चुनाव में उतरना और जिस ढंग से, चूंकि उनके जो स्थानीय कैडर होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो बड़ी मजबूती से उसके साथ खड़े होते हैं। तो वहाँ जहानाबाद की स्थिति में माले का आना एक पूरी तरह वहाँ की रणनीति को, वहाँ का जो मतदान का जो पूरा की प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाएगा। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं कि एनडीए मतलब जेडीयू माले और बीएसपी के अरुण कुमार, इनके बीच में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है और तीनों पार्टियां बड़ी निष्ठा से वहां काम कर रही हैं, मजबूती से वहां लगी हुई हैं। परिणाम जो भी आए वो 4 बजे तक सब सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और आप बक्सर के बारे में जैसा बोल रही थी, तो बक्सर में हेलो जी बोलिए। हेलो जी, एमके सिंह जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। बक्सर में जो स्थिति ये जो दिखाता है कि सचमुच में बाबा चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री। बिल्कुल, ये थे प्रत्याशी निशिकांत दुबे जो अपने परिवार के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। हालांकि ये यहाँ के वोटर नहीं हैं, क्या 400 पार मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। जाइए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान, दे दीजिए अपना योगदान। दुनिया देख रही है उम्मीद भरी नज़रों से भारत की तरफ, और भारत को खरा उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है। तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर, इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य रखी और एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 150 में से बढ़ जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 250 भी नहीं है। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 के 4 लोकसभा, 6 के 6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उसका भविष्य को बहुत। सर, कांग्रेस एग्जिट पोल का वो कभी बाइकआउट कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं। वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं। तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है
और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और चलिए, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना वोट डाला और उसके बाद वो बात कर रहे थे। उसके अलावा आपने देखा कि मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने वोट डाला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लालू यादव अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे, उसकी भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते भी रहेंगे और क्या कुछ वो उम्मीदवार, वो दिग्गज कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते रहेंगे। साथ ही बार बार आपसे अपील भी है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो से, कृष्णकांत शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कृष्णकांत जी, आपसे सवाल है। बात मुद्दों की होती है, बात रोजगार को होती है, बात विकास की होती है, बात बेहतर आर्थिक व्यवस्थाओं की होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब मतदाता मतदान करने जाता है, वो कहता ज़रूर है, वो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और वोट भी वही चीज़ देख कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतदाता हालांकि अब तो काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी समझदार होता है, बट रास्ते में जब हम घर से निकलता है तो काफ़ी कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के उनको अप्रोच करते हैं और लास्ट मोमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही किसी खास का फ़ोन भी आ जाता है या कभी उसे कि भाई मैं भी इसी को दे रहा हूँ, तुम भी इसको दो। तो कभी कभी लास्ट मोमेंट में चेंज भी हो जाता है, लेकिन उनके दिमाग में मुद्दा तो रहता है, क्योंकि मुद्दा नहीं जा सकता, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो देश का सवाल हो, देश का विकास हो, और चाहे वो 370 हो। उसके दिमाग में सारी जो 3 महीने में हर एक पार्टी ने जो अपने भाषण, जो स्पीच दिया हो अलग अलग पार्टियों के द्वारा, वो उनके दिमाग में, जहन में चलता रहता है। हालांकि वो बहुत पहले अपना मन बना लेता है। बहुत कम लोग, 10% ऐसे हैं जिनका जो मन जो है वो लास्ट में चेंज होता है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग वोट का अपना मन बना चुके हैं और वो उसी को देते हैं। भले कोई कितना भी उनको समझा ले, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उनको 5 साल में जो एक्सपीरियंस होता है, जो उनको तकलीफ होता है, जो परेशानियां झेलते हैं, वो कहीं ना, उनको किसी को कोरोना की बात याद आती है, जिसके परिवार वाले कोरोना में परेशान हुए होंगे और उनको यदि सही से हॉस्पिटल नहीं मिला होगा, सही से दवाई नहीं मिली होगी, उनके घर में किसी की मौतें हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में वो सत्ता के खिलाफ में जो भी हो, चाहे वो बिहार में की हो या केंद्र में किसी सरकार हो, चाहे वो हिमाचल से आदमी है, कांग्रेस की सरकार है, तो लोकल सरकार को भी, जो राज्य सरकार को भी ठिकरा फोड़ते ही है। तो ऐसे जहन में वो उनका वो एक सोच जो है, वो चुनाव के मत बटन दबाते हुए से पहले भी उनके दिमाग में आता ही है। जी, चलिए संतोष जी, आपके पास आएंगे। एक सवाल आपसे ये कि 2014 में जब वोटिंग हुई थी, 2019 में वोटिंग हुई और उसके बाद 2024 में अब आज आखिरी चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। इन 7 चरणों में, आज 7वां चरण है, 6 चरणों की बात करें और 7वें चरण में आपको क्या लगा, आखिर वोटर्स क्यों साइलेंट है बिल्कुल, और जो एक उत्साह मतदान के दौरान दिखना चाहिए वो उत्साह भी नहीं दिख रहा, वो वोट भी बहुत साइलेंटली डाल रहे हैं और मतदाता इस बार खुल के कुछ नहीं कह रहा, बहुत दबी जुबान में अपनी बातों को कह रहा। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अगर मन में निश्चिंतता आ जाती है, जैसे भाजपा ने अपने मतदाताओं के मन में अपने जो शुरुआती जो इनका एक जो इन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया, गढ़ा, उसमें ये था कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, 400 हमारी सीटें आ रही हैं, तो उनके जो वोटर्स हैं वो निश्चिंत हो गए कि अच्छा अब तो आ ही रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इनका नहीं बढ़ा शुरुआती दौर में, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और जो गर्मी का जो माहौल है उसका भी काफ़ी असर है। लेकिन हम अगर इसके पहले चरण वाले पर जाएं, पहले और दूसरे में, तो उसमें जो इन्होंने निश्चिंत कर दिया अपने वोटरों को कि राम मंदिर का मुद्दा, देश का जो हम मजबूत हुए हैं वो सब, और 400 लेकर हम आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये एक नैरेटिव गढ़ा, उसका इनको उल्टा पड़ गया मामला। इनके जो वोटर्स हैं वो घर में निश्चिंत से बैठ गए। और आप जानते हैं कि जो राजद का जो वहाँ पर MOI समीकरण है, ये लोग लाइन लगा करके और तरीके से वोट देते हैं, दूर दूर से जा करके वोट देते हैं। लोग सऊदी तक से आते हैं, कतर से आते हैं,
आ करके वोट देते हैं, और हमारे जो इनके जो एनडीए के जो वोटर्स हैं वो घर में ही रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं और छुट्टी में चले जाते हैं, उस तरीके से वोट नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार ने जो एक नैरेटिव गढ़ा वो इनके लिए उल्टा पड़ गया। जी बिल्कुल। और ठीक है, इस बीच हमारे साथ प्रवीण बागी जी भी बने हुए हैं, एक बार जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रवीण बागी जी, आज झारखंड में भी 3 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। झारखंड में हमने हमेशा से ही देखा है कि वहाँ के जो लोकल इश्यूज होते हैं वो लोग जो है वहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने जहन में रख करके तब वोट डाले जाते हैं, लेकिन इस बार लोकल इश्यूज के साथ साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो कितना असर डालेंगे आज के मतदान पे? लोकल इशू के साथ राष्ट्रीय मुद्दे तो असर डालेंगे ही, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ है या जो वहाँ काम हुए हैं, जो लोगों को लाभ मिला है केंद्र सरकार की योजनाओं का, वो कमिटेड वोटर होंगे और वो एनडीए के साथ जाएंगे। मगर अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको केंद्रीय योजनाओं का या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है, और दूसरे कि वहाँ भाजपा के अंदर बहुत गुटबाजी है। उस गुटबाजी का असर भी एनडीए को कमज़ोर करेगा वहाँ। और शिबू सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, वो अकेला नेतृत्व है उनका और वो अभी भी भारी पड़ता है वहाँ। मगर लोकसभा के चुनाव में ये देखा जाता है कि वहाँ आम तौर पर मतदाता एनडीए या भाजपा के साथ जाते हैं, और ये आज से नहीं, दशकों से वो झारखंड भाजपा के लिए मजबूत आधार का काम करता रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो बनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से, जो आरएसएस का एक विंग है, उसके माध्यम से बहुत काम किया है, वहाँ सेवा का काम बहुत किया है बनवासी कल्याण केंद्र ने, और वो जुड़े हुए हैं मजबूती से बनवासी कल्याण केंद्र से, और वो वोट डाइवर्ट होता है चुनाव के समय में भाजपा को। तो इसका भाजपा को बहुत लाभ मिलता रहा है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, जहां वोटिंग बहिष्कार होता रहा है, उस इलाके से भी भाजपा के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। और झारखंड के लोग बड़े सरल होते हैं। अब जैसे करिया मुंडा खूंटी से पहले से जीतते रहे, कई बार जीते, वो उपाध्यक्ष भी बने लोकसभा के। तो वो जब खेती का मौसम आता था तो वो खुद जाकर के खेत में हल चलाया करते थे, अपनी खेती करते थे, और फिर जब संसद का सत्र हो तो चले जाके वहाँ सत्र अटेंड करते थे। वैसे ही शिबू सोरेन हैं, वो भी बहुत सरल आदमी हैं और सबसे मिलते जुलते हैं। आप देखिए कि दूसरे प्रदेशों में नेताओं के साथ या खास करके मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ जो ताम झाम और सुरक्षा घेरा रहता है वो वहाँ बहुत न्यूनतम रहता है झारखंड में। तो वहाँ राजनेताओं और जनता के बीच बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है, मजबूत रिश्ता रहता है। इस वजह से वहाँ वोटिंग अच्छी होती है। आप देखिए कि बिहार से ज़्यादा वोटिंग वहाँ होती है झारखंड में, और वहाँ वो जो मैंने बताया कि बनवासी कल्याण केंद्र, उसका फ़ायदा मिलता है भाजपा को, और इसीलिए भाजपा वहाँ से जीतती रही है। तो इस बार भी लगता है कि भाजपा के लिए वो वहाँ अच्छी वोटिंग होगी, और उसको उम्मीद है कि भाजपा जीतेगी वहाँ से, ये पार्टी को उम्मीद है। मगर जेएमएम को भी कम नहीं आंकना चाहिए, और उसने पूरी ताकत अपनी लगा रखी है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो वहाँ ये हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे वो जेल गए, तो उसके समय में राजभवन में और सरकार में बहुत टकराव भी हुआ। फिर आलमगीर आलम अभी जेल चले गए। तो ऐसे कई मंत्रियों पर और भी जांच चल रही, कई आईएएस अफसर गए। तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, और उसको भाजपा बहुत भुना रही है, और उस पर इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जेएमएम जो है, वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। प्रवीण जी, जिस तरह से कल्पना सोरेन जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है, हर जगह प्रचार प्रसार करने के लिए वो जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल डायलॉग्स के जरिए यूं कहें कि बीजेपी पर, विपक्ष पर यहाँ पर निशाना साधती है। तो क्या ये फैक्टर कितना काम करेगा यहाँ पर, इमोशनल फैक्टर कितना काम करेगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। कल्पना सोरेन देखिए पहली बार घर से बाहर निकली हैं, और वो एक मंजे हुए राजनेता की तरह वहाँ अभियान चला रही हैं, और पति की अनुपस्थिति का एहसास पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं होने दे रही है। जनता के साथ तो उनका कनेक्ट हो ही रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका कनेक्ट हो रहा है, और जिस तरह से वो लोगों से भावुक अपील करती हैं, मंच से भाषण करती हैं, तो लगता नहीं है कि वो अभी अभी राजनीति में आई हैं। और तो उसका असर खास करके महिलाओं पर तो देखा जा रहा है। अब वो असर वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है ये देखना पड़ेगा। ये जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कल्पना सोरेन की अपील का और वो जो आदिवासी रीति रिवाज
को बहुत फॉलो कर रही हैं जनसभाओं में भी, और लोगों से भी मिलती हैं तो उसी आदिवासी संस्कार को फॉलो करती हैं। तो उसका क्या असर पड़ता है ये अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। शोभित सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। शोभित सुमन जी, हम बार बार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि वोट डालने जाइए। चुनाव को महापर्व कहा जाता है लोकतंत्र का, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि चुनाव आयोग लोगों के बीच इसे एक महापर्व के रूप में रख पाने में कामयाब हो पा रहा है? मैं भी पिछले चरण में वोट डालने के लिए गया हुआ था, लेकिन अपने मतदान केंद्र पर देखा कि एक सुरक्षाकर्मी किसी पेड़ के नीचे, एक सुरक्षाकर्मी किसी पेड़ के नीचे, एक मतदान कर्मी किसी छांव के नीचे बैठा हुआ था। तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं क्या लोगों को एहसास दिला पाती हैं कि आप किसी महापर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर कुछ तो महापर्व की, जैसे हम लोगों ने बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी की जा रही है जो धरातल पे भी दिख रही हैं, जिनमें बहुत सारी व्यवस्थाओं में जैसे आप देख लें कि जो वृद्ध मतदाता हैं उनके लिए आने जाने की उन्होंने व्यवस्था की है, कुछ लोगों को घर पे ही वोटिंग की व्यवस्था की है। तो चुनाव आयोग का भी मुझे लगता है कि एक सीमित दायरा है जिसमें वह काम कर रही है, लेकिन उसको विस्तृत और करने की ज़रूरत है, तभी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और आपने जो बात की बूथ पे जो लोग एक दूसरे जगह से, एक सिपाही दूसरे पेड़ के नीचे दिख रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि उस समय वो उतनी मुस्तैदी से वहाँ बूथ पर काम नहीं कर रहे हों, लेकिन अमूमन हर बूथ पर यह देखा जा रहा है कि सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है और लोग जो आ रहे हैं वहाँ वो सिक्योर महसूस कर रहे हैं। जैसे पहले के समय में जो घटनाएं होती थी, सर सुरक्षा होती है, लेकिन सर जो मतदान कर्मी अभी हाल के दिनों में देखा जाए जिस तरीके से मतदान कर्मियों की मौत हो रही है, सुरक्षा कर्मी जैसे बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, उनकी मौत हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए भी एक व्यवस्थाएं वो होनी चाहिए? क्योंकि गर्मी तो है, मौसम का पूर्वानुमान तो आ ही रहा है। जी बिल्कुल, उनके लिए तो व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए और उन व्यवस्थाओं में थोड़ा सा और भी बेहतर किया जा सकता है। जैसे उनके लिए जो स्कूलों में व्यवस्था की गई है रहने के लिए या उनके खाने के लिए, उसको और बढ़िया बनाया जा सकता है। जैसे धूप में जो मतदान कर्मी जो रह रहे हैं या फिर जो सुरक्षा बल जो धूप में खड़े रहते हैं, उनके लिए भी शेड की व्यवस्था की जा सकती है या छोटा सा त्रिपाल लगाकर उनके लिए व्यवस्था किया जा सकता है, जिनसे सुरक्षा कर्मी भी अपने जो जिस कार्य के लिए वो आए हुए हैं उनको उसमें सरलता से आगे बढ़ाएं और लोगों को मतदान केंद्रों पर जो मुहैया होनी चाहिए चीज़ें वो मुहैया हो भी रही है। पेयजल की व्यवस्था भी कुछ कुछ मतदान केंद्रों पर है, हालांकि कुछ जगहों पे ये नहीं भी है। तो जिन जगहों पे नहीं, हमारे भी यह चुनाव आयोग से अपील है कि उन मतदान केंद्रों पर उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जैसे मतदान प्रतिशत बढ़े। और ग्रामीण एरिया में ये सारी समस्याएं ज्यादा है, हालांकि इन व्यवस्थाओं को जरूर ध्यान में रखते हुए आगे कार्य किया जाए। ठीक है, आप सभी बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल इस वक्त देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। करता प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। प्रस्तुत करता प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान जारी। बिहार की 8 और झारखंड की 3 सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। 4 जून को आएंगे नतीजे। बिहार में भी दिग्गजों ने डाला वोट। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, आरके सिन्हा ने किया मतदान। लोगों से की वोट देने की अपील। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग में भी दिखा जोश। 90 साल की महिला के साथ कई बुजुर्ग मतदाताओं ने डाला वोट। अधिकारियों ने की बुजुर्गों की मदद।
गढ़वा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। रामकंडा थाना क्षेत्र के हरहे गांव से 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर कार्रवाई, नक्सलियों से पूछताछ जारी। प्रस्तुतकर्ता टफ कॉर्न XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक पतंजलि घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। KC Group of Institutions, where education meets innovation, नवा शहर पंजाब एंड ऊना हिमाचल प्रदेश। और गर्मी हुई शुरू, आ गया गुरु। घर ले जाएं अपना आइसन कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। Co-presenting पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वासु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने अपने परिवार के साथ पटना के लॉयला स्कूल स्थित बूथ पर वोट डाला। इस मौके पर ऋतुराज सिन्हा ने आम लोगों से घरों से बाहर निकलकर वोट देने की अपील की। मतदान एक अधिकार भी है और एक दायित्व भी है। तो पटना की जनता से विनम्र आग्रह है कि आज मौसम भी अच्छा है, सब लोग निकलें, सपरिवार निकलें, अपने अड़ोस पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाते हुए निकलें और प्रयास करें कि भारी से भारी परसेंटेज मतदान इस बार पटना में हो। पटना की कई बार इसके लिए बदनामी होती है कि हमारा मतदान प्रतिशत जो है अन्य क्षेत्रों के तुलना में कम रहता है। तो इस बार सभी पटनावासी मिलकर इस भ्रम को तोड़ें, यही सबसे विनम्र निवेदन रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने भी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के जमाल रोड में मतदान किया। मतदान के बाद रामकृपाल ने जीत का दावा किया है। सर, मतदान करने पहुंचे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर जाके मत का प्रयोग करिए और राष्ट्रीय लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। इस बार तीसरी बार भी हैट्रिक लगाएंगे क्या? निश्चित तौर पर जनता मन बना चुके हैं अपने सेवक को सेवा का मौका देने के लिए। 5 साल लगातार निरंतर उनकी सेवा की है और विकास का काम ले जाने का काम उनके चरणों तक किया है। तो अपने इस बेटा को, अपने सेवक को मौका दिया है पहले भी, फिर इस बार मौका देगी सेवा का। इस बार भी आपके सामने मीसा भारती हैं, कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, पहले भी तो वही थी ना। इस बार तो पूरा परिवार ही लड़ रहा था हमसे, तो हमसे थोड़ी लड़ रहा था, पाटलिपुत्र की महान जनता से लड़ रहा था। तय करेगी। एक आखिरी सवाल, वोटिंग परसेंटेज में काफी गिरावट आई है, क्या लगता है कि 7वें चरण में परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम हुआ तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। मैं इसीलिए तो अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब मतदान केंद्र पर जाइए, मत दीजिए। तो हमारे साथ पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तीसरी बार भी जीत जो है वो हमारी होगी। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। संतोष सुमन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बहुत बड़ा पर्व होता है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपने परपौत्र
और फिर अपने पुत्र सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो और पटना स्टूडियो से। हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील गुप्ता जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से चुनाव की शुरुआत हुई थी, आखिर में आते आते महंगाई जैसा मुद्दा कहां गुम होकर रह गया और इसके अलावा बेरोजगारी जैसा मुद्दा आखिर कहां गुम होकर रह गया, और क्यों आखिर राजनीतिक दल ऐसा सोचते हैं कि ये मुद्दा नहीं रह गया, जनता जो मन बना लेती है वही वोट देती है, और ये जो मुद्दे होते हैं, खासकर जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, वो बहुत मायने क्या रखती हैं चुनाव में? आपने बिल्कुल सही सवाल में से पूछा है। जो महंगाई का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, इस मुद्दे का सल्यूशन अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है। उनका पूरा का पूरा इलेक्शन जाति और धर्म और मंदिर पर ही केंद्रित रह जाता है, क्योंकि उनके पास इसमें कुछ बताने के लिए या जनता का विश्वास जीतने के लिए वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं पूरे 5 वर्ष में कि वो ये ग्राउंड पे कह सकें कि ठोस रूप से कि हमने महंगाई को कम किया है या प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है या हमने रोजगार दिए हैं, क्योंकि उस दिशा में वो कार्य करने में विफल रहते हैं। और किसी भी पूरे इलेक्शन में जो भी मैनिफेस्टो होता है, भाषण होते हैं, मंच से घोषणाएं होती हैं, उसमें फ्री की रेवड़ी बांटने की बातें तो होती हैं कि हम तुमको फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे, या इतना पैसा आपके अकाउंट में डालेंगे, या बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन रोजगार कैसे लाएंगे इस पे बात करते भी हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पे नहीं ला पाते हैं। वो जनता को लुभाना चाहते हैं कि हम आपको फ्री में सब कर देंगे, लेकिन जनता रोजगार में कैसे आए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, आर्थिक वृद्धि कैसे हो, इकोनॉमिक्स कैसे सुधरे, इस पे वो बात करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और अगर देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें विफल रहती हैं। ठीक है सर। कृष्णकांत जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से शुरू में 400 पार का नारा दिया गया एनडीए की तरफ से और कहा गया कि इस बार 400 पार करना है, उसको एक तरह से विपक्ष ने इस तरीके से ग्रैब किया और लोगों को डराने की कोशिश की कि 400 अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा। अब जब आखिरी चरण का चुनाव होना है तो आपको ओवरऑल क्या लगा कि मजबूत जितना विपक्ष को होना चाहिए था और जितनी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्या उतनी मजबूती से विपक्ष अपने आप को जनता के सामने इस बार रख पाया है 2014 और 2019 के मुकाबले? बिल्कुल रख पाया है। आपको जिस तरह से 400 पार की जो बातें कही गई, वो तो शुरू में ही नैरेटिव था और ये दुनिया जान गई थी, क्योंकि वो आंकड़े जो है वो कागज किया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। क्योंकि साउथ जब तक ये आप की जो रणभेद है, यदि आपने भेद नहीं पाए तो आप 400 पार नहीं कर सकते। और साउथ में जिस तरह से तमिलनाडु और केरला में जिस तरह से 0 का आंकड़ा दिख रहा है, उस हिसाब से पॉसिबल नहीं था। कर्नाटका भी उनसे छूटता जा रहा था, और फिर और तेलंगाना, और उसमें जो टीडीपी से उन्होंने गठबंधन किया, उससे थोड़ा सा आस थी कि हाँ 2-4 सीटें बढ़ जाएगी, बट वो 2-4 सीटें जो है वो 303 के आंकड़ा को 400 को पार करना बड़ा मुश्किल था। अब रही बात विपक्ष की, जो है कि वो दमकम से वो लड़ पाया कि नहीं, तो ये बात सही है कि वो इस बार जो चुनाव है वो लग रहा है कि चुनाव है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपने परचम लहराने में सक्षम है। और ये लगता है ऐसा इतना टफ फाइट, यदि ऐसा नहीं होता तो जो आदमी 10 साल काम किया होता है उसको चुनाव के नजदीक आते, या जो बच्चा पढ़ाई एग्जाम में जो साल भर किया होता है वो चुनाव के नजदीक आते या एग्जाम के नजदीक आते ही पढ़ाई ज्यादा नहीं करता, क्योंकि उसके सामने जो आदमी 5 साल पढ़ेगा वो आखिरी के 3-6-11 महीने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जनता इस चीजों को, जिस तरह से मटन, मछली, एम फैक्टर की बात हो रही है, मोदी फैक्टर की बात हो रही है, तो वैसी एम फैक्टर से एमएसपी, महंगाई, एम से जो है मटन, मछली, मंगलसूत्र, जिस तरह से महात्मा गांधी की बुराई की गई इस चुनाव में मनमोहन सिंह की भी बातों को जो पूरे खरीदा गया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं से अच्छे से फाइट की है। वो बीच में जो मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी,
उसको भटकाने की कोशिश की गई अपने पीछ पे लाने के लिए, लेकिन विपक्ष इसमें फंसा भी, लेकिन सही वक्त पे फंसते फंसते निकल गया। लेकिन जिस 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था, वो 400 पार का नारा उनके ही गले फंसाने में विपक्ष इसमें कामयाब रहा कि यदि 400 पार आ जाएगा तो और 116 सीट ऑलरेडी राज्यसभा में है, तो टोटल 521 सीट हो जाएगी, और 521 सीट जिस पार्टी के पास भी होता है तो वहां पे वो सत्ता के संविधान में कोई भी कानून, स्पेशल कानून भी पास किया जा सकता है। उसके लिए ज्वाइंट सेशन होता है, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट के सामने बैठता है। ये 521 का आंकड़ा जो चाहिए था, उसके लिए 405 का जो नैरेटिव जो था, वो 405 का विपक्ष ने ऐसा दाव चला कि जिससे कहीं ना कहीं वो उस मुद्दे को लेके भागना पड़ा सत्ता पक्ष को। बिल्कुल, तो और किस पार्टी को कितना फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। संतोष जी, जिस तरह से आज के समय में हम देख रहे हैं, हालांकि यूं कहें कि पिछले 2 बार के चुनाव में हम देख पा रहे हैं, 2019 में भी और अभी 2024 में भी, जो प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जब जनता के बीच जाते हैं तो अपने कामकाज को गिनाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन काम क्या कुछ हुआ है, योजनाएं क्या कुछ लागू की गई हैं, इन बातों को यहाँ पर नहीं रखा जाता है जनता के बीच में। कहीं ना कहीं वो एक कनेक्ट यहाँ पर हम नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिहार में अगर आप बात करें, पता चलेगा जो हमारा शहर है वहाँ का विधायक कौन है तो भाजपा से है, सांसद कौन है भाजपा से है, काम क्या किया है कुछ नहीं, वोट किसको देंगे मोदी को। मतलब अजीब विडंबना है, काम किसी ने नहीं किया लेकिन वोट देंगे। अब मजबूरी ये है कि वोट दें किसको, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको लगता है कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार रहेगी, मोदी रहेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन आप देखिए कि अश्विनी चौबे जैसे वरिष्ठ नेता का टिकट काटा गया, छेदी पासवान जी का टिकट काटा गया, जो स्थापित नेता हैं, अगर इनका इस तरीके से टिकट काटा जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनको अपने गिरेबान में देखने की, झांकने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन सा कारण है। आज भी जो भी अभी जैसे 7 सीट जो है वो एनडीए का ही, 8 सीट एनडीए का है, लेकिन क्या हम ये वहाँ का कोई सांसद ऐसा कह सकता है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सासाराम देखिए जहाँ से छेदी पासवान जी का काटा गया। आपके पास हम लौटेंगे, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा जी आपके पास लौटेंगे, हाँ, क्योंकि इस वक्त सीट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। मतदान प्रतिशत हम दिखा देते हैं, वो जरूरी है। तनय हमारे साथ तो बने हुए। तनय, क्या कुछ अपडेट है मतदान प्रतिशत को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। झारखंड में कुल 12.15% जो है मतदान संभावित हो चुके हैं। वहीं बात करें 3 लोकसभा क्षेत्रों में जहां मतदान हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो दुमका लोकसभा सीट के लिए हुए हैं, जहां 12.31% मतदान जो है पाए गए हैं। वहीं सबसे कम बात करें तो गोड्डा लोकसभा सीट में है, जहाँ 11.46। तो साफ तौर पर जो अभी तक के 3 चरणों के मतदान झारखंड में है, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा जो है मतदान प्रतिशत निकल के पहले सुबह 9 बजे तक के लिए सामने आया है। और साफ तौर पर क्योंकि आज झारखंड में मौसम का मिजाज भी कुछ बेहतर है, गर्मी से लोगों को राहत है, तो साफ तौर पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा मतदान प्रतिशत भी झारखंड में बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल, तो मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तनय, बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स को देने के लिए। तो झारखंड के मतदान प्रतिशत तनय इस वक्त हमारे सहयोगी बता रहे थे आपको कि किस तरह से झारखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं? उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकले। देखिए, ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। और देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो एकदम
टनाटन सब लोग, पूरा बिहार का मिजाज टनाटन है और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर सब लोग जो है इस बार जिन लोगों ने महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट देंगे। आप ये बताइए, आप जा रहे हैं बैठक में, आप बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है? दिल्ली बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है बैठक का? देखिए वो तो आज बैठक 3 बजे से है। बैठक के बाद जो है हम लोग उस पर जरूर आप लोगों को बताएंगे कि क्या बात है। What kind of exit poll and whose exit poll we should believe? There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June and what we have seen in ground, and we have a belief and faith in people of India that this time India Gathbandhan, India Alliance is coming to form a government on 4th June and NDA is going soon. जैसे जी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए बैठक है कि एकजुट रहे इंडिया गठबंधन। अरे आप छोड़िए अभी सबके चर्चा, आज लोकतंत्र है, बैठक के बाद इधर से तेजस्वी यादव इस वक्त क्या कुछ बोल रहे थे, चूंकि वो वोट डालने पहुंचे हैं और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए 2 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में बम्पर वोटिंग चल रही है और यहाँ पे देखिए 2 घंटे में जो वोट फीसदी है 12.39 है, यानी बहुत ही शानदार वोटिंग जो है। हालांकि जहानाबाद में भी बढ़िया वोटिंग हो रही है और 12.21 यानी 12 से ऊपर है, लेकिन सबसे अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो पाटलिपुत्रा में 2 घंटे में है। इसके अलावा नालंदा में 9.17, पटना साहिब में भी ठीक ही कहा जाएगा इसे, और 11.25% से कुछ एक ज़्यादा पटना साहिब में वोट परसेंटेज है। आरा में 9.32, बक्सर में 8.32 और सासाराम में भी 11.18 और काराकाट में 11.75, यानी काराकाट में भी 12.25% का वोट परसेंटेज है। और एक जो अगियाओं में जो उपचुनाव चल रहा है वहाँ पे 8.5% का मतदान जो है अभी तक हुआ है। तो ये 9 बजे तक का जो टर्नआउट है जो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की, इसमें एक अच्छी वोटिंग जो है वो कही जा सकती है, जिसमें कि 8 अगर लोकसभा की बात कर ले तो उसमें अगर 2 छोड़ दे तो लगभग 3 छोड़ दे तो सब में 10 से ज़्यादा है और 4 जो है उसमें 11 से ज़्यादा का वोट फीसदी है। और 2 लोकसभा जहानाबाद और साथ ही पाटलिपुत्रा में 12% से भी ज़्यादा का वोट जो है वो अभी तक हो चुके हैं। तो इसे एक अच्छी शुरुआत जो है वो मानी जाएगी, जो कि उत्साहजनक हो। और साथ ही पटना को लेकर जो एक कैंपेन चलाया गया था और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे उसका रिस्पांस भी देखने को मिल रहा था। और आज बूथ पर भी इसी तरीके की तस्वीर थी कि लोग दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से भी मतदान करने को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो एक सुंदर तस्वीर लोकतंत्र की। और यहाँ पे जो निर्वाचन विभाग का जो ये कंट्रोल रूम है, इसमें बिल्कुल पल पल की नज़र जो है हर एक केंद्र पर रखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वेब कास्टिंग के जरिए 7,000 से ज़्यादा जो कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, उन पर निगाह जो है वो रखी हुई है। इसके अलावा चाहे वो जहानाबाद हो, नालंदा हो, काराकाट हो या फिर आरा हो, पटना साहिब या पाटलिपुत्रा, इन तमाम जगहों पे बक्सर और सासाराम, इन तमाम लोकसभा क्षेत्र के अलावा जो अगियाओं उपचुनाव हो रहे हैं उस पर भी यहाँ से नज़र रखी जा रही है। कहीं पे कोई समस्या या फिर त्रुटि आ रही है तो त्वरित तौर पे उसके निष्पादन को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। और कहीं ईवीएम को लेकर या वीवीपैट को लेकर जो समस्याएं आई थी उसे त्वरित तौर पे दूर किया गया। और कोई शिकायत भी आ रहे हैं तो उस पर भी त्वरित संज्ञान जो है वो लिया जा रहा है। तो इस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में आज अंतिम दौर, अंतिम चरण, 7वां चरण 1 जून बहुत ही महत्वपूर्ण
और हर कोई ये कह रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो जरूर करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपने भागीदारी जो है, उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी वो सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। कुछ एक जगहों पर जो ईवीएम को लेकर समस्या थी उसे दूर कर ली गई है और पटना साहिब हो या फिर पाटलिपुत्रा हो, इन तमाम जगहों पर बहुत ही अच्छे तरीके से वोटिंग चल रही है। और पाटलिपुत्रा का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ही उत्साहजनक है और उम्मीद जताई जा रही है कि दिन चढ़ते हुए इसमें और तेजी आएगी। और ख़ासतौर पे जो पटना का मौसम है आज का, वो भी इसमें सहायक साबित हो रहा है। और एक जो लू के थपेरों की जो स्थिति 1-2 दिन पहले जो बनी हुई थी, उससे थोड़ी निजात मिली है। तो बहरहाल एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है। और एक बार हम यहाँ पे दिखा दें कि किस तरीके से कंट्रोल रूम में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र को लेकर बूथ जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं और हर एक पर जो लोग हैं उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय की हुई है और वो अपना काम हर एक आंकड़ा डाटा से लेकर और जो कुछ जिलों से जो तस्वीरें आ रही है, जो कुछ सूचना आ रही है, जो आंकड़ा डाटा आ रहा है, उसे संकलित करके और फिर यहाँ पे अपने तरीके से उसे निष्पादित कर रहे हैं। और हर 2 घंटे पे यहाँ पे जो आंकड़ा है वो भी आ रहा है। तो इस तरीके से अब अंतिम दौर, अंतिम क्षण और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान का जो कार्य है 7वें चरण में, वो अंतिम परिणति की ओर आगे बढ़ रहा है और एक सुंदर तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है और जो वोट परसेंटेज है वो उत्साहजनक है। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका। तो मतदान प्रतिशत हमारे सहयोगी रजनीश बता रहे थे, पटना कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद हैं। और मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो आरा में 9.32%, सासाराम की अगर हम बात करें तो सासाराम में भी मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आ चुके हैं। बक्सर में सबसे कम 8.32% मतदान हुए हैं। जहानाबाद में और पटना साहिब में सबसे अच्छा, माफ कीजिएगा, पाटलिपुत्रा में सबसे अच्छा मतदान हुआ है, जहां 12% से ज्यादा मतदान हुआ है। पटना साहिब में 9 बजे तक 10.76% मतदान हुआ है। पाटलिपुत्र में 9 बजे तक 12.39% मतदान हुआ है। आरा में 9 बजे तक 9.32% मतदान हुआ है। बक्सर में 9 बजे तक 8.32% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम बात झारखंड की करें तो झारखंड के भी मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। ऐश्वर्या, बिल्कुल। तो दुमका में अब तक आपको बता दें कि 12.31% यहाँ पर मतदान हुआ है। 9 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि गोड्डा में 11.46% वोटिंग परसेंटेज है। तो वहीं राजमहल सीट से आप बता दें कि 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज जो है वो 12.82% यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा वोटिंग, बम्पर वोटिंग जिसे कह सकते हैं, राजमहल सीट पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर 12.82% मतदान फीसदी यहाँ पर सामने निकल कर आया है। सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर की गई है। और एक बार फिर से अलीम हम देख सकते हैं कि बिहार के मुकाबले झारखंड में ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज झारखंड के ज्यादा है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक है। बिल्कुल, जागरूकता भी है और लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर है मतदान के दौरान स्थिति झारखंड की बिहार के मुकाबले, क्योंकि झारखंड में जो मतदान प्रतिशत है वो पिछले जो 2 दौर का मतदान वहां पर चला उसमें बेहतर रहा है बिहार के मुकाबले। और तीसरा दौर झारखंड के लिए और पूरे देश में आज जो 7वें और आखिरी चरण में वोट डाले जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो झारखंड एक तरह से बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि राजमहल सीट जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, 12.82%, करीब 13% मतदान 2 घंटे में हुआ है। यह अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पटना स्टूडियो का रुख करेंगे। प्रवीण बागी जी, मतदान प्रतिशत को लेकर आप बात करें तो पाटलिपुत्रा में 12.39% और बक्सर में सबसे कम 8.32%। पाटलिपुत्रा में क्या फैक्टर देखते हैं कि इतना ज़्यादा मतदान हो रहा है दूसरे सीटों के मुकाबले, और बक्सर में आखिर इतने मतदाता उदासीन क्यों हैं? बक्सर की वजह यह है कि वहाँ जो आपसी लड़ाई है और भाजपा प्रत्याशी को लेकर के पार्टी के अंदर जो अंतर्विरोध है, तो उसके चलते वहाँ भाजपा समर्थक उदासीन हो गए होंगे, नहीं निकले होंगे, ये मेरा अनुमान है।
उसी तरह राजद और फिर ददन पहलवान के बीच जो अंतर विरोध है और दोनों लड़ रहे हैं, वो कभी राजद में भी थे ददन पहलवान, तो उनके भी कुछ मतदाता होंगे जो घर से नहीं निकले होंगे। इस वजह से हमको लगता है कि वहाँ वोटिंग कम है। और ये पाटलिपुत्रा में वोटिंग अधिक होने का मतलब कि ये राम कृपाल यादव के लिए थोड़ा खतरा है। हालांकि प्रधानमंत्री की सभा भी वहाँ हुई थी, तो उसका भी असर माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सभा के वजह से वहाँ लोग उत्साहित हो गए हों और ज़्यादा संख्या में वोटिंग कर रहे हों। मगर जो वोटिंग रेशियो बिहार में कम होता है जी, उसका जो एनालिसिस होता है उसमें सही बात नहीं आती। सही बात यह है कि इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह जिम्मेवार है। जो मतदाता सूची है वो उसमें बड़ी अनियमितता है। खुद मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरा पटना शहर में 2 बूथों पर नाम है और मेरे पिताजी 4 साल पहले स्वर्गवासी हो गए, उनका नाम अभी तक चला रहा है। मैंने चुनाव आयोग को सूचना इसकी दे दी है, फिर भी वो नाम नहीं हटाया जा रहा है। और ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम चला रहा है वोटर लिस्ट में। और बिहार से लगभग आधे वोटर बाहर रह रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, उनका नाम यहाँ चला रहा है। तो वोटर सूची जो अपडेट होती है वो आधे अधूरे तरीके से होती है। चुनाव आयोग के पास अपना कोई तंत्र नहीं है, वो शिक्षकों के माध्यम से ये कराता है। शिक्षक इसको बेगारी समझते हैं, तो घर बैठे वो कर देते हैं उसको अपडेट। अब उसमें नतीजा ये होता है कि जो जेन्युइन वोटर है, जो है यहाँ मौजूद है शहर में, उसका नाम काट दिया जाता है, क्योंकि वो कोरम पूरा करना है कि अपडेट हमने किया। और उसमें फिर ये होता है कि परिवार के आधे सदस्य का नाम इस बूथ पर है, तो आधे का काट करके दूसरे बूथ पर डाल दिया जाता है। अब वो आदमी जब गया वहाँ वोट करने बूथ पर, तो पता चला कि उसका नाम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ आपके दफ्तर के बगल में एन कॉलेज है, वहाँ 10 बूथें हैं। हर साल वहाँ ऐसे ही 8-10 बूथें होती हैं। तो एक साल ऐसा आया था विधानसभा चुनाव में कि वहाँ हजारों मतदाताओं का नाम वहाँ से गायब था। पता चला कि दूसरे बूथ पर सब लोग वापस लौट आए, बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये जब तक ये सूची आप तय नहीं करेंगे, तो ठीक से तैयार नहीं करेंगे, तब तक वोटिंग रेशियो यही होगी। और जो बाहर हैं मतदाता, वो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप वहाँ नाम अपना दर्ज करा लें, यहाँ से नाम उनका डिलीट कर दिया जाना चाहिए। बिहार में देखिए 80 से 90% मतदान होता है जेन्युइनली अगर देखा जाए तो, क्योंकि आधे मतदाता जो बाहर चले गए हैं उनको हम यहाँ गिन रहे हैं, इसलिए लगता है कि बहुत कम मतदान हो रहा है, 40%, 50%, 55% हो रहा है, मगर वो उसको माना जाए कि 90% मतदान हो रहा है। और दूसरे की चुनाव आयोग भी इसको लेकर के सीरियस नहीं है। अब जैसे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार बहुत तामझाम हो रहा है। रोज़ जिलाधिकारी जुलूस निकालते हैं स्कूलों में जा करके, और बच्चों को वो भाषण दे रहे हैं कि माता पिता को कहिए कि वोट करें, मतदान दें। जो शिक्षक हैं, जो जीविका दीदियां हैं, उन लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। अरे भाई, मतदाता सूची पर जितना फोकस होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस वजह से वोटिंग कम होती है यहाँ। और दूसरे की वो जैसे जो बाहर मतदाता हैं वो चाहते हैं कि हम भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करें, तो पोस्टल बैलेट आम आदमी कैसे यूज करे ये चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी यहाँ पता नहीं है। हमारे एक रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, मैंने यहाँ फ़ोन किया 1950 नंबर पर जो चुनाव आयोग का हेल्पलाइन है कि भाई वो चाहते हैं वहाँ बैलेट वोटिंग करना, कैसे होगा, तो उनको जानकारी नहीं थी। कहा कि मैं पता करके बताता हूँ, फिर उनका फ़ोन आया नहीं। तो ये स्थिति है। तो आधे अधूरे मन से जो काम होता है उसका तो रिजल्ट यही आना है, इसलिए वोटिंग कम होती है बिहार में। चलिए सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही। और ये चीज़ें जो आपने कही है प्रवीण बागी जी, ये मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया है। मेरे घर पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो लोग हैं नहीं वहाँ पर उनका नाम होता है, वो लोग दिल्ली में रहकर मतदान देते हैं फिर भी उनका नाम होता है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनका भी नाम अपडेट नहीं किया गया। तो ये खाना पूर्ति ज़्यादा की जा रही है और शायद यही वजह है कि इस तरह के आंकड़ों में जो गड़बड़ी की बात आती है वो सामने आती है। लगातार तमाम जो चुनाव की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल देख लेते हैं हेडलाइंस।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वेयर एजुकेशन मीट्स इनोवेशन, नवा शहर पंजाब एंड ऊना हिमाचल प्रदेश, और क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड। द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। इस घड़ी की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 11